नमस्कार दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक सतरी का तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे आचार्य प्रशांत जी की पुस्तकें खरीद सके या जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों तक आचार्य प्रशांत जी की विचारधारा पहुंचाना जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो सके। तो सुनिए, अब शुरू कर रहे हैं हम तीसरा अध्याय। ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ। तो अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, प्रणाम आचार्य जी, पिछले 1.5 साल से आपको सुन रहा हूं। काफी स्पष्टता आई है और बहुत स्पष्टता मिली है। उसके लिए आपका और आपकी संस्था का दिल से आभार। आचार्य जी, मेरे घर की औरतों से संबंधित ये सवाल है। अपने घर की महिलाओं को मैंने देखा है और ये अनुभव किया है कि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं और कई तरह की बीमारियों की शिकार हुई हैं। दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये है कि खेल के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि कम और बाजार के क्षेत्र में उनकी रुचि अधिक रहती है। ये सब अंधविश्वास भी खूब मानती हैं। वो देखता हूं तो तकलीफ होती है कि हम कहां पीछे रह गए। मेरा सवाल है कि बेटियों की कंडीशनिंग हमने ऐसी क्यों करी। इस पर अब आचार्य जी जवाब देते हैं, आप थोड़ा जानकार हो गए हो, आपने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो आप कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। कंडीशनिंग शब्द जो है वो एक उलाहना की तरह होता है, वो नकारात्मक शब्द है। और ये बात आदमी जब एक तल पर पहुंच जाता है ना, तो ही समझ पाता है कि मन की जो सामग्री है, मन जिसको कीमत देता है, जिसको सच भी मान लेता है, वो सारी सामग्री सिर्फ कंडीशनिंग है। तो पढ़ने, सुनने, देखने के कारण आपका मन एक तल पर पहुंच गया है। कह पा रहे हो कि हमारी भारतीय महिलाएं कंडीशनिंग यानी सांस्कृतिक हैं। आप किसी आम आदमी से पूछोगे तो वो महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए कंडीशनड शब्द का इस्तेमाल नहीं करता और यहीं पर सारा खेल बर्बाद हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी महिलाएं कंडीशंड यानी सांस्कृतिक हैं, वो कहेंगे हमारी महिलाएं कल्चर्ड यानी कि सुसंस्कृत हैं। ये तो हमारी संस्कृति है ना। तो बस यही है उत्तर। पहली बात, आपके पास सच्ची धार्मिकता नहीं है। दूसरी बात, आपके पास संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति है, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। और पहली बात और दूसरी बात का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संस्कृति, सच संस्कृति तभी होती है, अच्छी संस्कृति, सच्ची संस्कृति तभी होती है जब उस संस्कृति का आधार धर्म हो। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को माने अतीत में जो कुछ चल रहा था, हमने उसको ही संस्कृति बना लिया है और हमारी महिलाएं उसी संस्कृति को जी रही हैं और इसलिए हमारी महिलाएं जी कम रही हैं, मर ज्यादा रही हैं। वो जी भी रही हैं तो वैसे ही जैसे अभी आपने वर्णित किया, बीमार हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अज्ञानी हैं, अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, डरी हुई हैं। वो उनकी हालत है। लेकिन एक बात आप देखिएगा, आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा ये कहकर कि देखो कितनी अच्छी महिला है, घर में ही रहती है, बाहर का कुछ जानती नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करती है। यही तो कहा जाएगा ना, जो महिला आश्रित है पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती है। इसको हम कहते हैं, यही तो हमारी महान भारतीय संस्कृति है। आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज्यादा सम्मान गृहिणी को ही देता है बजाय कामकाजी महिलाओं के। ये बात है कि नहीं है। मैं मेट्रोज की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या के उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा जो पढ़ लिख गया है, जो थोड़ा जागृत हो गया है या कि जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। देखिए, 2 ही वर्ग होते हैं जो हमारी अपसंस्कृति के पार जा पाते हैं, या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए। जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपनी अलग तरीके की संस्कृति बना लेते हैं और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जान जाता है कि जिसको आप संस्कृति कहते हैं वो आधारहीन है, वो आध्यात्महीन है, इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। जिसको आप अपनी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति कहते हैं
उसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगतना है। हम बोला भी करते हैं कि संस्कृति को बचाने का और बनाए रखने का दारोमदार महिलाओं पर होता है, तो महिलाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो संस्कृति की वाहिका है। और क्या है तुम्हारी संस्कृति? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका आपने अभी वर्णन करा है। घर में पड़ी रहो, न पढ़ो न लिखो, न दुनिया देखा, पति की सेवा करो। यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है ना। पति की सेवा करो, पति के माँ बाप की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। आप तो झटका ही खा जाएंगे, आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप बहुत दिनों से जानते रहे हो आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में। आपको एक दिन वो मिल जाए टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन और टेनिस का रैकेट लेकर दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूँ। आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे, अरे आज भारतीय संस्कृति बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, कितना बुरा समय आ गया है। घर की देखभाल करने की जगह, बच्चे पालने की जगह, पति के पांव मींजने की जगह, सास के बाल धोने की जगह ये रैकेट उठाकर सड़क पर कूदने निकल पड़ी। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि अब ये इस उम्र में सड़क पर कूदेंगी, ऐसा ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। और कितने अफसोस की बात है कि इस संस्कृति का समर्थन भी सबसे ज्यादा औरतें ही करती हैं, क्योंकि ये संस्कृति उन्हें घर की चार दीवारों की सुविधा दे देती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जिसे आप भारतीय संस्कृति बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी, गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। आप पिछले 500-700 साल पहले का अतीत क्या है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। तो ये बात एकदम साफ नहीं है कि जो ये 500 साल से संस्कृति निकली है वो भी गड़बड़ ही संस्कृति होगी। भाई, आज आप उस संस्कृति का पालन तो कर नहीं रहे जो आज से 2000 साल पहले थी। 2000 साल पहले आज से भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत मुक्त जीवन जीती थी। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही नहीं करते। वो संस्कृति तो बहुत पीछे छूट गई। आप आज जब कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हो? यही पिछले 200-400 सालों की। भारत में 200-400 सालों में क्या रहा है? मैं 3 चीजें कहा करता हूँ, गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल। साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन पहले कुपोषण गरीबी में शामिल है। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। तो आपकी आज की जो संस्कृति है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म और यह अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी, गुलामी और अशिक्षा है। और ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है, त्रासद की बात है कि आप ऐसी ही संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति जो उठ ही गुलामी से रही हो, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आक्रांताओं के गुलाम थे। वहां से आ रही है आपकी आज की संस्कृति और आप कहते हो यही तो है हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति। ये आपकी अपनी कैसे हो गई भाई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने लादी है, गरीबी ने लादी है, आपके अज्ञान ने लादी है। ये आपकी अपनी कहां से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो है जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर अपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृति का कुछ पता नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो अपनी संस्कृति। आपकी संस्कृति क्या है आज? यही बिल्कुल कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं है कि आप जिसको अपनी संस्कृति कहते हो उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दे दिए हैं। विक्टोरियन मोरलिटी है वो बस, कितने तत्व उसमें मुगलों ने दे दिए हैं। पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसे अपनी संस्कृति बोलते हो, मुझे बताओ उस संस्कृति को आपके अपने ग्रंथ वैलिडेट मान्य करते हैं क्या? उस संस्कृति का प्रमाण आपको अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं?
और आपके मूर्धन्य ग्रंथ हैं वेद, और आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। मुझे बताइए, वेद और वेदांत में वो संस्कृति कहाँ है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों इसको आप अपनी संस्कृति बोलते हो? क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और अत्याचार ऐसे ही नहीं होता कि उनको डंडा लेकर मारा जाए, तुम उन्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो। ये कोई छोटा अत्याचार है? बोलो। शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम है, और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है, दुनिया देख लेती है। थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओ की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर चूंकि आपकी संस्कृति इस बात को कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं है कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात करी थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है, इसी पर लोगों की भरकुटियां तन जाएंगी। अगर वो कहीं स्विमिंग करने जा रही हो माताजी, तब तो वो सीधे सीधे मुझे लगता है बदचलन ही कहला जाएंगी। देखो जरा बनवारी की अम्मा को, अब बिकनी पहनकर पानी में कूदेंगी, ऐसा ही कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। और आपने कहा एक जगह है जहां पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, कहाँ? बाजार। वो भी उन्हें अपनी संस्कृति ने नहीं सिखाया है कि महिलाएं पुरुषों के भोग की वस्तु हैं, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती हैं। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की चीजें वो खरीदने पहुंच जाती हैं। ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही हैं। सोचो तो, क्रिकेट बैट हो या बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो महिलाएं भी फिर भी बच गई, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक महिलाओं से कहती थी बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडवा लो, सफेद साड़ी पहनकर रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीजें हो ही नहीं सकती। लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांव कस्बों में मर गई। और आज भी ऐसा होता होगा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर ये शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना है। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती हैं। घर वाले फफ्तियां कसेंगे। और ये सब कुछ आप कह रहे हो भारतीयता के नाम पर। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो फिर इन सब को भी बचाए रखो, इनको क्यों नहीं बचाते? आध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध मुक्ति। बोध और मुक्ति और दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। क्षत्रिय हो या पुरुष, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृति, सही संस्कृति, सत संस्कृति वो होगी जो महिला और पुरुषों दोनों को मुक्ति की ओर भेजेगी। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ऐसे जियो कि बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से संस्कृत किया जाएगा कि वे अपने बंधन काटें। और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा, घर में, विद्यालयों में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े और उनको जीते। ये संस्कृति होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। पर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित नहीं है। हमारी संस्कृति कहाँ से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। और ये है कि नहीं, बड़े से बड़े खेद की बात कि भारत के पास, सनातनियों के पास विश्व का उच्चतम दर्शन है, लेकिन हम उस उच्चतम दर्शन को एक तरफ रख दिया है। हमने कहा इस दर्शन पर हम नहीं अपनी संस्कृति खड़ी करेंगे। हम अपनी संस्कृति किस पर खड़ी करेंगे? अपनी परंपरा पर। और परंपरा कहाँ से आ रही है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। ये हमारी संस्कृति के स्तंभ हैं। और चूंकि ये चीज पीछे से चली आ रही है तो हम कहते हैं हमारी महान परंपरा है, हमारे पुरखों ने ऐसा करा, हम कैसे छोड़ सकते हैं?
इतना ही नहीं, हमने परंपरा को संस्कृति बना लिया और संस्कृति को धर्म। हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं, परंपरा को हम मानते हैं कि परंपरा का ही नाम संस्कृति है और संस्कृति को हम मानते हैं कि संस्कृति का ही नाम धर्म है। वाह वाह। अच्छी महिला तो वो है जो घर में सबको खिला करके फिर खुद खाती है। नतीजा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुपोषण कहीं ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो कहलाएंगी आदर्श हिंदू महिला, क्योंकि वो सबको खिलाकर तब खुद खाती हैं, सबका पेट पूरा भर देती हैं और घर के पुरुष हों और हो सकता है घर के लड़के बच्चे भी एकदम मस्त मुटियल हों, और महिला कुपोषण का शिकार, एनीमिक। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भारतीय महिलाएं एनीमिक हैं, क्योंकि वो संस्कृति का पालन कर रही है ना। और मुझे से कहा जाता है आप संस्कृति का समर्थन नहीं करते। गलत बात है। मैं कहता हूँ मैं दो में से एक का ही समर्थन कर सकता हूँ, या तो अध्यात्म का समर्थन कर लूं या संस्कृति का। और तुम्हारी जो संस्कृति है वो अध्यात्म से मेल खाती नहीं। जिस दिन संस्कृति अध्यात्म से मेल खाने लगेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा संस्कृति का समर्थन करने के लिए। और हमारी संस्कृति के कुछ तत्व अभी भी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। संस्कृति माने क्या होता है? जीने का तरीका। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या मान रहे हो, क्या धारणाएं रख रहे हो, क्या आपकी वेशभूषा है, क्या आपकी भाषा है, संबंधों में किस प्रकार आप एक दूसरे को संबोधित करते हो, ये सब संस्कृति के अंतरंग आता है। यही संस्कृति है। माने आपकी जिंदगी के तौर तरीके का नाम संस्कृति होता है। उसमें आपकी पूजा पद्धति भी शामिल हो जाती है। आप किन तरीकों से पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना संस्कृति। संस्कृति माने जिंदगी। और अगर संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है तो संस्कृति का आधार, फिर पूछ रहा हूँ, गुलामी, गरीबी और अशिक्षा को बनाओगे या अपने उच्चतम अध्यात्म को बनाओगे? बोलो। अध्यात्म से हमें कोई लेना देना नहीं। ये जितने घूम रहे हैं संस्कृतिवादी जो बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, इनसे अध्यात्म की दो बात पूछ लो, इन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, संस्कृति के नाम पर इनसे दंगे करवा लो, ये कर देंगे। संस्कृति के नाम पर नारे लगवा लो, लगा देंगे। अध्यात्म पूछ लो, कुछ नहीं जानते। हमारी संस्कृति उत्थान मांग रही है और संस्कृति के उत्थान की मांग सबसे ज्यादा महिलाओं को करनी चाहिए। महिलाएं सबसे आगे होनी चाहिए विरोध करने में। ये पुरानी सड़ी गली संस्कृति अब नहीं चलेगी बाबा। हमें एक नई सुधरी हुई आध्यात्मिक संस्कृति चाहिए। हमें वेदांत आधारित संस्कृति चाहिए। हमें उच्चतर मूल्यों पर आधारित संस्कृति चाहिए। ये पुरानी पिछड़ी हुई बातें जिनका संबंध अशिक्षा से है, अज्ञान से है, मन की संकीर्णता से है, गरीबी से है, मानसिक दिवालियापन से है और राजनीतिक गुलामी से है। हम ये संस्कृति नहीं चाहिए। ये जो संस्कृतिवादी हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इनकी संस्कृति के बहुत सारे तत्व वहीं से आ रहे हैं जिनसे नफरत करते हैं। संस्कृतिवादियों को, हिंदू संस्कृतिवादियों को आमतौर पर अन्य धर्मों से बड़ी चिढ़ होती है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, चिढ़ते हैं। हम संस्कृतिवादी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं वो गंदे हैं। तुम्हें पता भी है तुम जिस संस्कृति का पालन कर रहे हो उसमें बहुत सारे तत्व तो उन्हीं धर्मों से आ रहे हैं जिनसे तुम चिढ़ते हो, क्योंकि उन धर्मों के लोगों ने तुम पर राज करा है खूब। तो उनकी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति बन गई है और उस संस्कृति को अब तुम कहते हो ये मेरी है। और कोई उसको बदलना चाहे तो उससे लड़ते हो कि नहीं, हमारी संस्कृति बदल मत देना। उदाहरण के लिए आज भी कम से कम उत्तर भारत के गांव कस्बों, छोटे शहरों में घूंघट का चलन है। तुम्हें पता भी है कि ये घूंघट हिंदुस्तान में कहां से आ गया? तुम्हें लग रहा है कि ये घूंघट वैदिक काल के ऋषियों की देन है। ये घूंघट कहां से आ गया है? ये इस्लाम से आया है और इस्लाम से ही ये संस्कृतिवादी चिढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम ने ही तुमको घूंघट दे दिया और उस घूंघट को तुम पकड़े बैठे हो। तुम्हारी घर की महिलाएं घूंघट न करें, तुम चढ़ बैठोगे उस पर, मार दोगे उसको। अभी आज ही तो हुआ है, पता चला है कि एक माँ बाप ने, दिल्ली के ही थे, उन्होंने अपनी लड़की की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का मामला है और उसको सूटकेस में बंद करके कहीं पर डाल आए थे। ये बात वैदिक संस्कृति की है क्या कि तुम्हारी लड़की कहीं बाहर जाकर किसी से मिल रही हो सकता है वो लड़का बिल्कुल गलत हो जिससे मिल रही हो, बिल्कुल हो सकता है।
हो सकता है वो अपनी मर्जी से जैसे जिंदगी बिताना चाहती हो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। लेकिन क्या ये बात हमारे वैदिक ऋषियों ने सिखाई है कि तुम्हारी लड़की अगर बाहर जाएगी कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है तो उसको गोली मार दो? ये संस्कृति कहाँ से आई है भारत में? ये संस्कृति भी इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ आई और हमने उसको अपनी संस्कृति बना लिया है। तो मैं कह रहा हूँ गुलामी पर आधारित है हमारी ये संस्कृति। और तुर्रा है ये कि हम कहते हैं ये हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहाँ से हो गई भाई? कहाँ से हो गई हिंदू संस्कृति? कैसे? तुम गौर से देखना कि देश के जो इसे जितना ज्यादा विदेशी आक्रमणों की चपेट में आए वहां महिलाओं की उतनी ज्यादा दुर्दशा है। गौर से देखना, तब समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। जिसको आप अपनी संस्कृति कहते हो उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणकारियों का है। सेक्स रेशियो, एट बर्थ, जन्म के समय लिंग अनुपात समझते हो कि जन्म के समय अगर हम प्रकृति को अपना काम करने दें, यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लगभग 1000 ही लड़कियां पैदा होंगी, ठीक है? या थोड़ा बहुत अलग 1000 लड़कों पर हो सकता है कि 2-4 कम लड़कियां पैदा हों। फिर ये होता है कि लड़कियां ज्यादा मजबूत होती हैं, लड़के पैदा होने के बाद ज्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। धीरे धीरे आगे चलकर ऐसा हो जाता है अगर प्रकृति को उसका काम करने दें बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि समाज में 1000 पुरुषों पर लगभग 1050 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन जन्म के समय तो लगभग 1000 पर 1000 ही होनी चाहिए। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बताओ इन सब में साझी बात क्या है? ये सब आक्रमण की चपेट में आए। जब पश्चिम दिशा से आक्रमण होता था, चाहे अफगानियों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का, तो सबसे पहले तो ये ही सामने आते थे ना, पंजाब, सिंध, राजस्थान। तब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, वो सब दिल्ली तक भी आते थे। यही वो जगह है जहां पर आज भी अगर करोड़ों नहीं तो लाखों बच्चियां जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के वक्त मार दी जाती हैं। ये है आपकी संस्कृति और आप कहते हैं हमारी महान गौरवशाली भारतीय हिंदू संस्कृति। और ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी मानकर पूजा गया। काहे भाई, देवियों से घर का ही काम कराओगे क्या? अगर स्त्री को वाक्य देवी मानकर पूजते हो तो देवियां तो आसमान में उड़ती हैं, अपने देवी को भी आसमान में उड़ने की छूट क्यों नहीं देते? तो ये सब बोलना मत, या कि एक संस्कृत का श्लोक लाकर बता दिया है कि ये मत बोलिए कि हमारी संस्कृति महिलाओं को का अपमान करती है। हमारी संस्कृति तो कहती है जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अच्छा, तो फिर तो निश्चित रूप से भारतीय घरों में देवताओं का वास नहीं होता होगा। यहाँ कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है? जितना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भारत में है उतना कहीं और है। यहाँ फिर घर में कौन से देवता बस रहे होंगे? लेकिन जैसे ही बताओ कि तुम्हारी संस्कृति महिलाओं का शोषण करती है, वो तुरंत यही बात खड़ी कर देंगे, अरे अपने वो फलानी ऋचा नहीं पढ़ी है कि जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है। ऋचा से क्या सिद्ध हो जाता है? मैं तो जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। घर में देखो क्या चल रहा है, 95% शादियों में आज भी दहेज लिया जाता है और भरपूर लिया जाता है। ये है संस्कृति आपकी। और आप कह रहे हो संस्कृति संस्कृति बचाओ संस्कृति। क्या तुम गणना कर सकते हो उन लड़कियों की जो पिछले 20 साल में जन्म लेते वक्त ही मार दी गई? करोड़ों में आएगा। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा नहीं है? हिटलर ने भी कितने यहूदी मार दिए थे? कुछ लाख, 60 लाख का आंकड़ा है ना शायद, कितना है? मेरे ख्याल से 60 लाख का ही आंकड़ा है। इतने ही यहूदी मारे थे, अधिक से अधिक। आपने लड़कियां कितनी मार दी? और ये बात हिंदुओं में ही है। बताओ हिंदुओं ने कितनी हिंदू लड़कियां मार दी? और फिर आप बात करते हो कि हिंदू धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी जेनोसाइड, नरसंहार तो खुद हिंदू कर रहे हैं अपनी महिलाओं के खिलाफ। हिंदू धर्म और किसी बार वाले से खतरे में होगा क्या? एक हिंदू लड़की को कोई किसी दूसरे धर्म वाला मार दे तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे 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 हिंदू लड़की खतरे में है। और ये जो हिंदू लड़की रोज लाखों में मर रही है अपने ही घर वालों के हाथों,
उसको जन्म ही नहीं लेने दे रहे, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? और ये सब कुछ आपकी संस्कृति में इसलिए है क्योंकि आपकी संस्कृति, फिर कह रहा हूं, आपकी अपनी नहीं है। वो गुलामी, गरीबी, अशिक्षा की है। जिन्होंने आप पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण करा, वो बर्बर कबीलाई लोग थे। उनकी संस्कृति ऐसी थी कि जिनको जीतते थे उनकी महिलाएं उठा ले जाते थे और उनका बलात्कार भी कर लेते थे या उनका दासी की तरह इस्तेमाल करते थे। यह बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने करा था। वो अपने सैनिकों को प्रेरित ही इस तरह करते थे कि जान लगाकर लड़ो, और अगर तुम जीत जाओगे तो दुश्मन का सारा माल तुम्हारा होगा। माल में रुपया, पैसा, सोना चांदी तो है ही, जानवर तो हैं ही, माल में दुश्मन की स्त्रियां भी शामिल हैं। तो अगर तुम जीत गए तो जितनी ये सुंदर सुंदर महिलाएं हैं ना, दिल्ली की, पंजाब की, ये सब तुमको मिलेंगी, तो जीतो। तो और वो जान लगाकर लड़ते थे। तो महिलाओं को अपमान से देखने की संस्कृति भारत की नहीं थी, भारत पर आक्रमण करने वालों की थी, जो महिलाओं को माल की तरह और जानवर की तरह देखते थे। लेकिन हमने उन्हीं की संस्कृति अपना ली। हमने भी महिलाओं को एक नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। बताइए, आप इसको अपनी संस्कृति कहना चाहेंगे तो क्यों इस संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हो? भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहां तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएं तो आप उनको जीने न दो। आप कहो ये गंदी औरत है। द्रौपदी आज हो जाए 5 पतियों के साथ, तो आप जीने दोगे उसको? जल्दी बोलो। मैं नहीं कह रहा कि द्रौपदी अकेले ही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि द्रौपदी जैसी महिलाएं हो पाई तो इससे क्या पता चलता है भारतीय समाज तब कैसा था और संस्कृति कैसी थी। बहुत सम्मान था महिलाओं के लिए। 5 पति भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, बात सम्मानीय है, कुछ बिगड़ नहीं गया। इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति ये है कि हर महिला के 5 पति हों। लेकिन जो बात कही जा रही है उसको समझिए। आप पुराने नाटकों में भी देखिए या पुराने साहित्य में देखिए, तो वहां पर आपको वैदिक काल के महिलाओं की वेशभूषा कैसी पता चलती है। उन्होंने घूंघट कर रखा है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनती थी, बहुत कम कपड़े पहनती थी। और भारत की दृष्टि बड़ी उदार थी। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, गर्म देश है भाई, उमस बहुत होती है, उसको इसी में ठीक है कि उसको कम कपड़े पहनने हैं, तो हमें क्या करना। पुरुष भी कम कपड़े पहनते थे, स्त्री भी कम कपड़े पहनती थी। ठीक है, ये रही आपकी संस्कृति और आप इसे बहुत दूर आ चुके हो। कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहां नारी ग्रह पर मुख रही है, जहां नारी के कहने पर बात चली है और उसकी बात को टाला नहीं जा सकता। और उसी पुरानी संस्कृति के कुछ तत्व बहुत थोड़े बहुत अवशेष के रूप में बचे रह गए। इसलिए ये हो पाया कि दुनिया की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत ने दी। मात्र दक्षिण एशिया की बात नहीं है, भारत के बाद श्रीलंका में भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह हुई, पर सबसे पहले भारत में। यूरोप से भी पहले भारत में। अमेरिका में तो आज तक हो ही नहीं पाई। अमेरिका जिसको आप कहते हो सबसे उन्नत, सबसे लिबरल और उदार, वहां आज तक कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो पाई। भारत में इंदिरा गांधी बहुत जल्दी बन गई थी प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर भी ब्रिटेन में इंदिरा गांधी के बाद आई थी। इंदिरा गांधी भारत में प्रधानमंत्री बन पाई। उसकी वजह यही है, भारत की स्मृति में अभी थोड़ी बहुत किरण शेष है। थोड़ा सा हमको याद है कि हाँ, महिला सम्मान की पात्र होती है, महिला उच्चतम स्थान की पात्र होती है, लेकिन बस थोड़ा बहुत ही शेष है। अधिकांश तो हम सब भूल चुके हैं। अधिकांश तो हमारे लिए महिला बस पांव की जुत्ती है, भोग का साधन है। भोगो उसको भोगो। आप देखते नहीं हो जो मीडिया है जिसको हम सब कंज्यूम भोग करते हैं, उस मीडिया में भी महिलाओं को कैसे दिखाया जाता है। वो मीडिया में क्या कर रही है, भोग की वस्तु ही तो बनी बैठी है। और ये भारतीय मूल नहीं है कि महिला को भोग की वस्तु समझो। भारतीय मूल जो भी है उन सबको भारतीय तभी माना जाना चाहिए जब वो वेदांत से अभूत होते हो। और भारतीय मूल्य ये है कि जीवन भोग के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। तो महिलाओं को भोग करके पुरुष को क्या मुक्ति मिल जानी है?
और भोग की वस्तु बनकर महिला को कौन सी मुक्ति मिल जानी है। महिला और पुरुष दोनों बस शरीर से अलग हैं, भीतर चेतना तो एक ही है ना। वो चेतना जो दोनों में ही एक समान कराती है और एक समान मांग करती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये भारतीय दर्शन है। इस दर्शन पर आधारित होना चाहिए हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। एक बात और समझाइएगा, पुरुषों का भी कल्याण संभव नहीं है अगर महिला बंधक बनी हुई है तो। महिला और पुरुष आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे कि महिला को दमित रखो और पुरुष आजाद हो पाए। नहीं, महिला अगर गुलाम है तो पुरुष भी गुलाम ही रहेगा। पुरुष को अगर अपनी भी मुक्ति चाहिए तो उसे महिला के मुक्ति के रास्ते खोलने होंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो जो आदर्श भारतीय स्त्री है उसकी छवि एकदम निकालो, एकदम निकालो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो और फिर हिंदू कहते हो तो सनातन ग्रंथ तुम्हारे वेद हैं और सनातन दर्शन वेदांत हैं। आदर्श भारतीय स्त्री या आदर्श भारतीय पुरुष या आदर्श सनातनी व्यक्ति ही कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो वेदांत से पूछो, परंपरा से नहीं पूछो। परंपरा नहीं बड़ी हो गई है वेदांत से। गीता जी की सुनो, दादाजी की नहीं। एक तरफ गीता जी है जो वेदांत का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी तरफ दादाजी हैं जो परंपरा का प्रतिनिधि हैं। दोनों में किसकी सुनोगे, गीता जी की या दादाजी की, वेदांत की या परंपरा की? इस पर श्रोता कहते हैं वेदांत की। अब आचार्य जी कहते हैं हाँ, तो दादाजी को एक तरफ रखो, गीता जी की सुननी शुरू करो। अब हमारा तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।